Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. Archana एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्फॉर्मेशन है डियर कि हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एंड आपके 10 to 12th economics, 10 to 12th home science, right? If you are interested to join any paid batch, kindly comment in comment box, right? It was all about the information. First of all, I want to introduce myself. Dear, my name is Archana Pandey ma'am, and my educational qualification is postgraduate in economics, CTET qualified, and having more than 15-year experience in teaching in different kind of institutions, schools, private and government institutions, right? And these experiences will help you, and am a certified educational counselor, career counselor, as well as NEP 2324 educator certified, right? And of course this experience will help you to enhance your personality, groom your career, right, in all field. And this प्लेटफॉर्म, राइट, अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड. जनरल स्टडीज़ में आपको पता है डियर सब कुछ आ जाता है, राइट. ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और हमारा जो फैमिली है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, नए मेंबर्स हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं, एंड आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. आप लोग फैमिली को इंक्रीज़ कीजिए, एंड यस ऑफ कोर्स जुड़े रहिए अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ. ये आपके लिए भी और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, राइट. और यस ऑफ कोर्स हमारा ऐप भी तैयार हो रहा है. बहुत ही जल्द हमें आप जो है ऐप पर और अदर जो है सोशल मीडिया के साइट्स पर देखेंगे, राइट. एंड डियर, आज हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में स्टडी करेंगे, राइट. पब्लिक फाइनेंस आपको पता है हमारा तरीका वही रहेगा कि एमसीक्यू के फॉर्म में चलेंगे, क्योंकि सारे डिटेल चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं. आप प्लीज़, सीरीज़ हमारी बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से एक बार गो थ्रू हो जाइए. कंप्लीट सीरीज़, कंप्लीटली एकदम डिटेल आपको सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है. एंड दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन योर करियर, राइट. जैसा कि आपको पता है हमारा AWS का एग्ज़ाम होगा हमारा नवंबर में, राइट. एंड एज वेल एज हमारा दिसंबर में जो है EMRS का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक. सो राजस्व का अर्थ, राजस्व का अर्थ क्या है? सार्वजनिक वित्त. राजस्व का अर्थ सार्वजनिक वित्त. राजस्व के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, इन सभी का. अर्थ विकसित देशों में राजस्व का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति को रोकना. राजस्व में व्यक्तिगत वित्त की अपेक्षा आय साधनों में लोच अधिक होती है. भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, अधिक ध्यान दिया जाता है राजस्व में. राजकोषीय नीति को जब मूल्य निर्णय यानी वैल्यू जजमेंट दृष्टिकोण से क्रियान्वित किया जाता है तो इस नीति का आदर्शात्मक पहलू है. ये राजकोषीय साधन समाज में जिस प्रकार कार्य करता है उसे हम क्रियात्मक वित्त कहते हैं. राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करती है. यह कथन किसका है? डाल्टन का. करों का भार विभिन्न स्रोतों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों का सीमांत त्याग एक दूसरे से कम होना चाहिए. डाल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ सिद्धांत की आर्थिक कसौटी है. कौन सी है? कर में सुधार,
आर्थिक साधनों का विकेंद्रीकरण यानी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, राइट। सुरक्षा एवं शांति। श्रीमती उर्सुला हिक्स के द्वारा राजस्व नीति में ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? उत्पादन का और उपयोगिता स्तर का, उत्पादन स्तर और उपयोगिता स्तर दोनों का। सार्वजनिक वस्तुओं से सबको प्राप्त होता है सामान्य लाभ, ठीक, सामान्य लाभ और असामान्य लाभ। चलो एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेट मी चेक द आंसर सो दैट अभी के भी तुरंत मतलब वो हो जाए, अब डाउट क्लियर हो जाए जो भी है। क्वेश्चन नंबर 12 राइट। बेटा अभी मैंने बताया सार्वजनिक वस्तुओं से जो पब्लिक गुड्स होते हैं उसमें सबको सामान्य लाभ प्राप्त होता है, राइट। सार्वजनिक वस्तुओं की संतुष्टि होती है सरकारी बजट द्वारा। निजी वस्तुओं के उपभोग के संबंध में उपभोक्ताओं में प्रतिद्वंद्विता रहती है। उत्कृष्ट वस्तुओं की व्यवस्था सार्वजनिक बजट के साथ साथ कीमत द्वारा भी संभव है। भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों के संबंध में वार्षिक आर्थिक विवरण का उल्लेख है, जिसका दूसरा नाम बजट है। बजट का आधार होता है सकल राशि। समाहित या संगठित कोष धन निकालने के लिए आवश्यक है विनियोग बिल पारित करना, ठीक। भारतीय वित्त पर संसदीय नियंत्रण हेतु कुल समितियों की संख्या 3 है, राइट। भारतीय वित्त पर ध्यान से सुन लो, भारतीय वित्त पर संसदीय नियंत्रण, ठीक, संसद के नियंत्रण के लिए कुल कितनी समितियां हैं? 3 समितियां हैं। अब ये 3 समितियां कौन कौन सी हैं ये आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बजट अंतिम रूप से स्वीकृत माना जाता है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। शून्य आधारित बजट का सिद्धांत विकसित किया गया था पीटर ए पीहर द्वारा। संसद में बहस के दौरान गिलोटीन उन मांगों पर प्रयोग किया जाता है जो समयाभाव के कारण जिन पर वार्ता नहीं हो पाई। निष्पादन बजटिंग से तात्पर्य नहीं है कार्मिकों के चयन का। निष्पादन बजट की अवधारणा का उदय 1949 में हुआ। निम्न में से कौन सा एक बजट क्रिया का सिद्धांत है? व्यवगत नियम। राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार हमेशा बड़ा होता है। राजस्व बजट में सरकार की किस आय को शामिल किया जाता है? कर स्रोत और गैर कर स्रोत। केंद्र सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक की निवल साख नेट आरबीआई क्रेडिट में होने वाली वृद्धि को कहते हैं मौद्रीकृत घाटा। राजकोषीय घाटे में ब्याज की अदायगियां घटा देने पर प्राप्त होने वाला घाटा प्राथमिक घाटा कहलाता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण का अध्ययन किया जाता है। आय की असमानता को कम करने के लिए जिस नीति का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं क्षतिपूरक व्यय नीति। सार्वजनिक व्यय के महत्व में विशेष रूप में वृद्धि हुई है 20वीं शताब्दी में। सार्वजनिक व्यय के महत्व में वृद्धि का कारण कहा जा सकता है आर्थिक विकास नियोजन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक स्थायित्व। प्रायः सार्वजनिक व्यय के द्वारा संतुष्टि की जाती है सामूहिक आवश्यकताओं की। सार्वजनिक व्यय का मुख्य सिद्धांत अधिकतम सामाजिक कल्याण का। कार्य के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया प्रोफेसर एससी एडम्स ने। सार्वजनिक व्यय का काम तथा बचत करने की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव पड़े, इसके लिए सार्वजनिक व्यय वस्तुओं के रूप में किया जाना चाहिए, धीरे धीरे किया जाना चाहिए, और सेवाओं के रूप में किया जाना चाहिए। मतलब वस्तुओं के रूप में, सेवाओं के रूप में, और धीरे धीरे किया जाना चाहिए, राइट।
काम तथा बचत की इच्छा पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव क्या होता है? सार्वजनिक व्यय की प्रकृति और सरकार की नीति पर निर्भर करता है। ठीक है ना? शिक्षा, प्रशिक्षण, जन स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय मानव पूंजी व्यय है। किसी वर्ग की आय जितनी कम हो, सार्वजनिक व्यय से होने वाले लाभ का अनुपात यदि उसे उतना ही अधिक मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील व्यय। मंदी काल में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए जो व्यय किए जाते हैं उसे क्षतिपूरक व्यय कहते हैं। जब किसी कर का कराघात या करापात एक ही व्यय पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। साधनों के आवंटन की दृष्टि से अच्छे होते हैं प्रत्यक्ष कर। डी मार्को के विचार में अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष के पूरक होते हैं, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं। प्रत्यक्ष कर करों के अनुमान लगाने तथा एकत्रित करने में जो घर्षणात्मक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनको कम करने में सहायक होते हैं। कर की दर के अनुसार एक अनुपातिक कर प्रणाली, कर की दर समान रहे। विशिष्ट कर आकार के अनुसार लगाया गया कर राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए होना आवश्यक है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों का न्याय सिद्धांत की अधिकतम पूर्ति करता है आयकर। परोक्ष कर की श्रेणी में आता है विक्री कर। प्रगतिशील कर पद्धति में आय वृद्धि के साथ साथ प्रगतिशील कर की वृद्धि में आय वृद्धि के साथ साथ कर का प्रतिशत बढ़ता जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण में सबसे अच्छी कर प्रणाली वही है जिसके आर्थिक प्रभाव अच्छे हैं। यदि कोई बुरा प्रभाव भी पड़े तो वह कम से कम हो। यह कथन डाल्टन का है। समानता करारोपण का विपरीत प्रभाव पड़ता है काम करने की योग्यता, बचत करने की योग्यता पर। आय की मांग बेरोजगार होने पर करारोपण उत्पादन में वृद्धि कर देते हैं। करारोपण आर्थिक संसाधनों का स्थानांतरण करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं। धन आय के वितरण की असमानता को कम करते हैं। कौन कम करते हैं? ये बोल रहा है कि प्रतिगामी, आनुपातिक, अधोगामी बिल्कुल नहीं, प्रगतिशील कर जो है कम करते हैं। राइट? किस सिद्धांत के अनुसार सरकार एवं करदाता का संबंध जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट लाभ का सिद्धांत। एजवर्थ ने सर्वोत्तम सिद्धांत माना न्यूनतम सामूहिक त्याग का सिद्धांत। निम्न में से कौन कर अदा करने का उत्पादक शक्ति का सूचक नहीं है? मुद्रापूर्ति। ध्यान से सुन लो एक बार फिर। मतलब ये बोल रहा है कर अदा करने की उत्पादक शक्ति, ठीक, का सूचक नहीं है तो मुद्रापूर्ति है। लेकिन कर अदा करने की उत्पादक शक्ति का सूचक कौन सा है? संपत्ति, आय और संचित धन। ठीक। समाज का न्यूनतम सामूहिक त्याग होगा सभी करदाताओं द्वारा त्यागी गई सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो। जो व्यक्ति सरकार को अंतिम रूप से ऋण अदा करता है उस पर करापात होता है। कर विवर्तन किया जाता है आगे और पीछे दोनों ओर। केवल भूमि पर ही कर लगाया जाना चाहिए, यह विचार करापात के संकेंद्रण सिद्धांत में आता है। यदि वस्तु का उत्पादन लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत हो रहा है, वस्तु का उत्पादन लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत हो रहा है, तो करारोपण के कारण कीमत में जो वृद्धि हो जाती है वह कर की राशि से अधिक होती है। यदि एकाधिकारी उत्पादक एकमुश्त कर लगा दिया जाता है, एक मुश्त कर क्या होता है? लमसम टैक्स। ठीक, एक मुश्त कर लगाया जाता है तो इसका भार को उपभोक्ताओं पर विवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक। करों में कौन से कर, अब लमसम टैक्स का डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है ये आप जो है पीछे जाके वीडियोस में देखिए, और टैक्सेशन का चैप्टर है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यदि एकाधिकारी उत्पादक पर एक मुश्त कर लगा दिया जाए तो इस कर के भार को उपभोक्ताओं पर विवर्तित नहीं किया जा सकता।
निम्न करों में से करापात से संबंधित है आयकर, राइट। करदान क्षमता के निर्धारक तत्व जनसंख्या का आकार, धन का वितरण, कर प्रणाली के रूप या प्रकृति। दो या दो से अधिक समुदायों की होती है, दो से अधिक समुदायों की करदान सापेक्ष करदान क्षमता होती है। करदान क्षमता बढ़ जाएगी यदि देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, देश की सार्वजनिक व्यय की प्रकृति, स्लो भैया, जस्ट हाँ लेट इट बी। करदान क्षमता बढ़ जाएगी, कब बढ़ेगी? जब देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए और सार्वजनिक व्यय की प्रकृति उत्पादकीय हो, राइट। करदान क्षमता की सीमा वह सीमा है जिससे आगे आने पर कार्यकुशलता में कमी होती है, आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होने का भय रहता है, उत्पादकीय प्रयत्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। करदान क्षमता निचोड़ने की सीमा फिंडले-शिराज। करदान क्षमता निचोड़ने की सीमा है, ये कथन फिंडले-शिराज का है। अर्ध विकसित देश में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, क्या है? आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, आर्थिक असमानता को दूर करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। राजकोषीय नीति के अंतर्गत अतिरिक्त साधनों को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा, सार्वजनिक ऋण द्वारा, करारोपण द्वारा। विकासशील देश की पूंजी के आधार पर फंसे होते हैं। निर्धनता, विकासशील देश पूंजी की कमी के कारण निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। सार्वजनिक ऋणों से तात्पर्य जो है देशी ऋणों से है। वे ऋण जो ब्याज सहित एक निश्चित अवधि के पश्चात देय होते हैं, उन्हें शोधन ऋण कहते हैं। देश में विस्फीत की स्थिति में सरकार जनता को ऋण वापस करना चाहिए। ध्यान से सुन लो, स्फीति का अपोजिट होता है विस्फीति। मालूम है इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या होता है? डिफ्लेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है विस्फीत की स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? जनता को ऋण वापस करना चाहिए, राइट। जिन ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? आंतरिक ऋण कहते हैं। सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था का संबंध ऐसे व्यक्तियों से है, ऐसे निर्णयों से है, सार्वजनिक ऋण का स्वरूप क्या हो, जैसे सार्वजनिक ऋण का स्वरूप क्या हो, ठीक। सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की कार्य क्षमता पर पड़ता है। सार्वजनिक ऋण व्याख्या के सिद्धांत: ऋण की ब्याज लागत न्यूनतम होनी चाहिए, राजकोषीय नीति के साथ समन्वय होना चाहिए, विनियोजकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए। उपरोक्त सभी विदेशी ऋण प्रबंधन के संबंध में ऐसे निर्णयों से विदेशी ऋण की मात्रा का निर्धारण होता है। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए ऋण लिए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं, ठीक। ऋण शोधन कोष में जमा की जाने वाली राशि प्राप्त करनी चाहिए करों से। प्रायः युद्ध के समय ऋणों के भुगतान के लिए पूंजी कर रीति अपनाई जाती है, पूंजी कर नीति, ठीक। आय व्यय की समस्त मदों को केंद्रीय राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बीच बांट दिया जाता है। तो संघीय वित्त में, ठीक, संघीय वित्त में क्या होता है? आय व्यय की समस्त मदों को केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के मध्य बांट दिया जाता है। संघीय वित्त का सिद्धांत नहीं है सरलता। अब
सरलता इसका सिद्धांत नहीं, यानी इसका सिद्धांत क्या? संघीय वित्त का एक रूपता, स्वतंत्रता, पर्याप्तता। निम्न में से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वितरित होने वाला कर आयकर भारतीय संविधान की धारा में केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। धारा 268 से 300 तक। वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग के कौन कौन से कार्य हैं? करों व शुल्क का वितरण, सहायक अनुदान, अन्य विषय। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम YB चौहान। पिछले दशक में भारत सरकार के सफल कर आगम में अप्रत्यक्ष करों के योगदान में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। केंद्रीय सरकार के कर आय साधन नीचे लिखे गए हैं। उनको कुल आय में अंशदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 2 3 4, यानी उत्पादन शुल्क, लाभांश कर, तट कर, निगम कर। उत्पादन, लाभांश, तट, निगम, रट लो। उत्पादन शुल्क, लाभांश टैक्स, और आपका जो है तट कर और निगम कर। अवरोही, आरोही नहीं बोल रहा है। असेंडिंग डिसेंडिंग दो होता है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है। ठीक, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ। ठीक, घटते क्रम में। तो फिर से इसको समझ लो एक बार। उत्पादन शुल्क क्या होता है? सबसे पहले उत्पादन शुल्क आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आएगा? लाभांश कर आएगा, फिर हमारा तट कर आएगा, फिर हमारा निगम कर आएगा। निगम कर सबसे कम आएगा। यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष राजस्व घाटे के बराबर होगा। करों की दर घटाने से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह कथन H. साइमन का है। वैगनर की परिकल्पना का सिद्धांत सार्वजनिक व्यय से है। लाफर वक्र दर्शाता है कि कर आय तथा कर की दर के साथ लाफर वक्र जो है, लाफर कर्व जो होता है, कर आय और कर की दर, ठीक है ना, इसके इन दोनों का रिलेशन दर्शाता है। हीनार्थ प्रबंधन नीति इसलिए की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। मॉड वैट 1986 में लागू किया गया था। मॉड वैट टैक्स, मॉड वैट जो होता है 1986 में लागू किया गया था। ये याद, थोड़ा सा याद कर लो। 1986 में, 1986 में मोड वैट लागू किया गया। इसमें कुछ नहीं, फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। मोड वैट 1986। बिक्री कर का कर भार क्रेताओं विक्रेताओं के बीच वस्तु की पूर्ति लोच और मांग लोच के अनुपात में बढ़ जाता है। लोक व्यय के संबंध में फिनले शिराज द्वारा दिए गए निम्नलिखित नियमों में से कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? लोच का सिद्धांत। मुद्रा संकुचन के समय सार्वजनिक व्यय अधिक बढ़ाने चाहिए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को न्यूनतम करने के पक्षधर थे। चिकित्सा, बेरोजगारी, शिक्षा पर किया गया व्यय होता है हस्तांतरण व्यय। पंप प्राइमिंग का आशय होता है अल्प मात्रा में किया जाने वाला व्यय। पंप प्राइमिंग, अल्प मात्रा में किया जाने वाला व्यय। अब इसको रट लो। इसमें आप याद, मतलब रटोगे तभी तो आएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि पंप प्राइमिंग आप क्या है? अल्प मात्रा में किया जाने वाला व्यय। बजट में कटौती का प्रस्ताव हो जाने पर मंत्री मंडल को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। ध्यान से सुन लो। बजट में कटौती प्रस्ताव हो जाने पर मंत्रिमंडल को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था, तो इसमें क्या होता है? केंद्रीय बैंक से उधार लेना, घरेलू ऋण की उगाही और विदेशी ऋणों द्वारा, ठीक है ना। शून्य आधारित बजट
सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने का उपाय है। मनोरंजन टैक्स राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आय स्रोत है। अप्रत्यक्ष करों का विरोध किया जाता है क्योंकि यह समाज के निर्धन लोगों पर अधिक बोझ होते हैं। केंद्र सरकार के गैर कर स्रोत में सबसे अधिक हिस्सा व्यय प्राप्तियों का। अपनी नहरों, उद्योगों, खानों से सरकार जो आय प्राप्त करती है वह सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त आय। आयात क्षेत्र में REP लाइसेंस जो निर्यातकों को निर्यात के बदले कच्चा माल आयात करने हेतु पुनर्पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। जो पूंजीगत सामान आयात के लिए दिए जाते हैं। कई सारे इसमें मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें सही क्या है? आयात क्षेत्र में REP जो निर्यातकों को निर्यात के बदले कच्चे माल आयात करने हेतु पुनर्पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। ठीक। वाचु समिति प्रत्यक्ष जांच समिति, इसको सिर्फ रटना है, इसमें कोई मतलब दिमाग वो नहीं है कि, ठीक है ना। वाचु समिति का रिलेशन किससे है? प्रत्यक्ष कर जांच समिति। डायरेक्ट टैक्स के जांच समिति से वाचु समिति का रिलेशन है। प्रत्यक्ष कर जांच समिति, वाचु समिति। ठीक है, इसको रट लो। राजकोषीय घाटा अधिक होने से अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बढ़ती है। अपने कोट के आकार के अनुसार कपड़े का प्रबंध करो, यह कहावत सार्वजनिक वित्त है। ठीक है ना, कि आपको मतलब जितना बड़ा कोट बनवाना है उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनेंस का मतलब आप जो है अरेंजमेंट करो। ये नहीं कि कोट की साइज़ ही छोड़ दो, कुछ काट दो। उतना पैसा कमाना सीखो, कहने का मतलब है। गवर्नमेंट की तरफ से है ना, ये सार्वजनिक वित्त की बात कही गई कि जितना आपका एक्सपेंडिचर है उसके अकॉर्डिंग इनकम जनरेट करना सीखो। ठीक। वित्त आयोगों के कार्यों में यह शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? करों से निबल प्राप्तियों का आवंटन, आर्थिक अनुदानों से संबद्ध सिद्धांतों का निर्णय करना, केंद्रीय राज्य सरकारों पर परस्पर वित्तीय संबंध। केंद्रीय बजट में सार्वजनिक राजस्व व्यय निम्न मद पर होता है ब्याज भुगतान। ठीक, सार्वजनिक राजस्व व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। पूंजीगत व्यय कैपिटल बजट में किसे शामिल किया जाता है? कर स्रोतों से प्राप्त आय। विशिष्ट कर स्पेसिफिक टैक्स की प्रकृति और वही होती है। कौन सा कथन सत्य है? कर अनिवार्य है जबकि प्रशुल्क ऐच्छिक है। ES लेस देन ED तो विक्रेता की अपेक्षा क्रेता पर अधिक अनुपात में टैक्स पड़ेगा। ये चीज़ें जो है याद कर लो। ES लेस देन ED। ठीक, ES लेस देन ED तो जो है कर का टैक्स का भार किस पर पड़ेगा? क्रेता पर पड़ेगा। ठीक, और अगर ES मोर देन ED हो जाएगा तो क्रेता का भार कर का भार जो है विक्रेता पर पड़ेगा। राइट। वस्तु की पूर्तियां लोजदार और मांग लोजदार होने की दशा में कर का संपूर्ण भार क्रेता पर होगा। निम्न में से निम्न आयोग में किसका स्वरूप स्वार्थी होता है? वित्त आयोग का। ठीक, केंद्र सरकार के सभी व्यय को किसके अंतर्गत रखा जाता है? भारत की आकस्मिक निधि। केंद्र सरकार द्वारा कृषि भूमि सोचकर अस्थि कर स्टेट ड्यूटी ठीक लगाया और एकत्रित किया जाता है, परंतु उसकी आय को संपूर्ण आय को राज्यों में बांट देता है। वैट योजना का संशोधित रूप मोड वैट है। ठीक, फिर अप्रत्यक्ष करारोपण जांच समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? LK झा समिति।
निम्न में से कौन सा कर का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक असंतुलन बनाए रखना। संकट काल में जब लोग अपनी इच्छा अनुसार सरकार को आर्थिक धनराशि देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उपहार कहते हैं। जब विदेशी सरकारें किसी देश को स्वेच्छा से आर्थिक मदद करें तो वह कहलाता है अनुदान। व्यय कर लगाने पर सबसे पहले सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया? कैल्डोर। केंद्र की अपेक्षा राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उन्हें निर्भर रहना पड़ता है केंद्रीय सहायता पर। सामान्य सेवाओं पर व्यय कहलाता है आगम व्यय। मोड वैट का जो है आशय मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। प्रथम वित्त आयोग 1951, इसको रट लो, 1951 प्रथम वित्त आयोग। ठीक। राजकोषीय घाटा किसके बराबर है? बजट घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं। बजट घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं जो है क्या होती हैं? राजकोषीय घाटा होती हैं। कर तथा जुर्माने दोनों ही अनिवार्य भुगतान है, परंतु इन दोनों में अंतर होता है। किस चीज़ में अंतर होता है? इनके उद्देश्य में। जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है ना, में क्या होता है? बजटिंग की ज़रूरत होती है, कब होती है? योजना तथा उद्देश्यों की प्राथमिकताएं तय करने के लिए, उन योजनाओं का पता लगाकर समाप्त करना जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र से साधनों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाना। सार्वजनिक व्यय का प्रमुख उद्देश्य देश के उत्पादन साधनों को इस प्रकार लगाने से होता है जिससे अधिकतम आर्थिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। डाल्टन। ठीक है ना। इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये हमारा जो है हो गया। नेक्स्ट हम जो है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है ना, इसके बारे में करेंगे। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तभी कर लेते हैं। लेट मी चेक। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक कर लेते हैं। सो अभी नया टॉपिक है हमारा मुद्रा की मांग एवं पूर्ति, राइट। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी एमसीक्यू के फॉर्म में ही करते हैं। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। मुद्रा की मांग किन बातों से प्रभावित होती है? वस्तुओं के मूल्य, आय की अवधि, राष्ट्रीय आय का वितरण एवं आर्थिक विकास से। अ ट्रीटीज ऑफ मनी बुक किसने लिखा था? कीन्स ने। एक पुस्तक और भी है जो हमारी जो है मंदी आई थी, मैंने बताया था ना आपको, उस समय जो है कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? जनरल थ्योरी लिखी थी ना। इसका पूरी बुक का पूरा नाम बताइए। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक। कब लिखा था इन्होंने? वो ईयर बताइए। और क्राइसिस कब आया था वर्ल्ड पे? इकोनॉमिक क्राइसिस कब आया था और कौन सी कंट्री में आया था? और स्ट्रीट वॉल, जो वॉल स्ट्रीट है हमारा जो है वो शेयर मार्केट गिर गया था। तो इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था और कौन सा इकोनॉमिक्स, ठीक, माइक्रो मैक्रो में से केन्सियन जो है विचारधारा पर बेस्ड है। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा जाके लास्ट वीडियो चेक कीजिए, उससे मैंने कम्प्लीटली डिटेल में आपको बता रखा है। फिलहाल मैं बताना चाहूँगी कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स कम्प्लीटली केन्सियन विचारधारा पर बेस्ड था। और इन्होंने किसकी बात का विरोध किया था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के। ठीक। तो ट्रीटीज ऑफ ऑन मनी बुक किसकी है? कीन्स की है। मुद्रा पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार M2 में सम्मिलित होते हैं M1 तथा डाकघर में बचत जमाएं। उच्च शक्तिवान मुद्रा M3 है। हाई पावर्ड मनी M3। तरलता पसंदगी तथा मुद्रा मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से मुद्रा की मांग की जाती है विनिमय कार्य हेतु,
उच्च शक्ति मुद्रा H इक्वल टू CRRER, रट लो इसको। H इक्वल टू C+RRER प्लस ER माने CRRER, ऐसे कर लो। H इक्वल टू CRRER, ठीक, प्लस लगाते रहना। मुद्रा की मांग का स्टॉक सैद्धांतिक दृष्टिकोण किससे संबंधित है? बॉमोल से। बॉमोल ने कौन सा सिद्धांत दिया? मुद्रा मांग का स्टॉक सिद्धांत। पोर्टफोलियो प्रबंध में कौन सा घटक सम्मिलित होता है? तरलता होता है, ऋण चुकाने की योग्यता होता है, आय अर्जन होता है। किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल संपत्ति लिक्विड एसेट के साथ संबद्ध किया? जेएम कीन्स ने। वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा पूर्ति होती है मांग जमाए सृजन से। कीन्स के अनुसार दूरदर्शिता उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग मुख्य रूप से आय सापेक्ष होती है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग को संबंधित करते हैं मूल्य संचय से। मुद्रा की सौदा उद्देश्य की मांग को आय स्तर का फलन माना कीन्स ने। जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे प्रधान मुद्रा कहते हैं। पत्राधान अधिशेष पोर्टफोलियो बैलेंस दृष्टिकोण संबंधित है जेम्स टॉबिन से। मुद्रा के प्राथमिक द्वितीय कार्यों को मुद्रा के स्थैतिक कार्य कहते हैं। सामाजिक आय के वितरण का आधार मुद्रा के गत्यात्मक कार्य हैं। बैंकों द्वारा जारी की गई जमा मुद्राएं आंतरिक मुद्रा कहलाती हैं। कौन सा कार्य आकस्मिक मुद्रा का नहीं है? संचय। बाकी साख का आधार संपत्ति की तरलता और कार्यक्षमता की अधिकतमीकरण, ये जो है आकस्मिक कार्य हैं। कौन सा घटक मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है? बैंकों की मांग जमा। मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रभावित करने वाली संस्था केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक दोनों। मुद्रा की मांग एवं आय स्तर में संबंध धनात्मक होता है। मुद्रा की मांग एवं पूर्ति बाजार स्टॉक मार्केट होता है, ठीक। डिमांड एंड सप्लाई जो है मुद्रा की मांग पूर्ति का बाजार स्टॉक मार्केट। सरकारी प्रतिभूतियां निकटवर्ती मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियां निकटवर्ती मुद्रा है, नियर मनी। कौन सा कथन सत्य है? तो वित्तीय क्षेत्र का विकास होने पर संसाधन गतिशीलता में वाणिज्यिक बैंकों का सापेक्षिक महत्व कम हो जाता है, ठीक। वित्तीय क्षेत्र का जब विकास होने लगता है तो संसाधन गतिशीलता में वाणिज्यिक बैंकों का सापेक्षिक महत्व कम हो जाता है। V का अर्थ है मुद्रा के चलन वेग से, चलन गति। तरलता पसंदगी के जोखिम के प्रति व्यवहार के लेखक टॉबिन हैं। मुद्रा को परंपरागत दृष्टिकोण से परिभाषित इस प्रकार किया जाता है: नोट एवं बैंकों की मांग जमाएं। निम्न में से कौन सी कम तरल संपत्ति है? पंखा। मिल्टन फ्रीडमैन ने M1 में नोट एवं मांग जमाओं के साथ निम्न को भी शामिल किया था: समय जमाएं, टाइम डिपॉजिट। मुद्रा की मांग किन बातों से प्रभावित होता है? तो वस्तुओं के मूल्य, आय की अवधि, राष्ट्रीय आय का वितरण एवं आर्थिक विकास। अनिश्चितता की स्थिति में मुद्रा की मांग का विश्लेषण किया जाता है, टॉबिन ने किया। रेडक्लिफ समिति का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1959 में। अपने पास नगद राशि रखने की प्रवृत्ति को तरलता पसंदगी के नाम से जानते हैं। मुद्रा की विशेषता, नगद रखने तरलता पसंदगी का नाम किसने दिया? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लिक्विडिटी ट्रैप का नाम किसने दिया? तरलता पसंदगी। तो ये तरलता पसंदगी का विचारधारा हमारे कीन्स ने दिया था। मुद्रा की विशेषता नहीं है, मुद्रा वास्तविक मूल्य है, यह विशेषता नहीं है, बल्कि मुद्रा इकाई मूल्य है।
मुद्रा संचय मूल्य है, मुद्रा समीकरण स्वीकार्य है। ठीक, जो मुद्रा केवल केंद्रीय बैंक प्रतिष्ठा पर चलती है वह अपरिवर्तनशील मुद्रा है। द वेल ऑफ मनी पुस्तक के लेखक पीगू हैं। मुद्रा की पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। मांग मुद्रा बाजार सर्वाधिक सक्रिय एवं संवेदनशील होता है। किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा में गैर वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने का सुझाव दिया? आरजी हार्ट्रे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति के लिए काम में लाए जाने वाले उपाय M1 + M3। भारतीय रुपया विधग्राह्य मुद्रा है। ठीक, एंड इसके बाद डियर हम जो है करेंगे चैप्टर मुद्रा का मूल्य और उसका निर्धारण, यानी वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। लव यू ऑल गाइज।